आज बीएसटी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए एवं इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स मेन प्रिंसिपल्स। वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों के मेल से बना है, वैज्ञानिक और प्रबंध, जिसमें वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है विज्ञान संबंधी और प्रबंध शब्द का अर्थ है अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की कला। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए दूसरे लोगों से काम को इस प्रकार से कराना ताकि सीमित साधनों का प्रयोग करते हुए काम को सस्ते और सुंदर ढंग से पूरा किया जा सके। साइंटिफिक मैनेजमेंट मेड up of a combination of two words, scientific and management, in which the word scientific means science regarding and the word management means the art of getting other people to work. In thus, the meaning of scientific management using scientific method to get work done by other people in such a way that a work can be completed cheaply and beautifully by using the limited resources. अगला प्रश्न है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे पहला सिद्धांत है विज्ञान ना कि अंगूठा राज, साइंस नोट रूल ऑफ थंब। दूसरा सिद्धांत है संगति ना कि असंगति, हार्मोनी नोट डिस्कार्ड। तीसरा सिद्धांत है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, कॉपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म। चौथा सिद्धांत है सीमित उत्पादन के जगह पर अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन इन द प्लेस ऑफ लिमिटेड प्रोडक्शन। और पांचवा और अंतिम सिद्धांत है प्रत्येक व्यक्ति का चरम कुशलता और संपन्नता तक विकास, द डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल्स टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। वैज्ञानिक प्रबंध का पहला सिद्धांत है विज्ञान ना कि अंगूठा राज। यहाँ पर विज्ञान का अर्थ यह होता है कि प्रबंध में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना है, ऐसी विधियाँ जो विज्ञान की कसौटियों पर खरी उतरती हैं। पुरानी और परंपरागत तकनीकियों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है, नवीनतम वैज्ञानिक विधियों का ही प्रयोग यहाँ पर करना है। इसलिए यहाँ कहा गया है विज्ञान ना कि अंगूठा राज। प्रबंध का दूसरा सिद्धांत है संगति ना कि असंगति, हार्मोनी नोट डिस्कार्ड। इसका अर्थ यह होता है कि अपने संस्था में वैज्ञानिक प्रबंध को सही करने के लिए एक प्रकार की मशीनों का ही प्रयोग किया जाए। यानी कि जैसे मान लिए एक फर्स्ट ग्रेड की मशीन है, दूसरी सेकेंड ग्रेड की मशीन है, तीसरी थर्ड ग्रेड की मशीन है। तो यदि आपको प्रबंध के क्षेत्र में तरक्की करना है, व्यवसाय में आगे निकलना है, तो आपको एक ही प्रकार की मशीनों का प्रयोग करना होगा। वैज्ञानिक प्रबंध का तीसरा सिद्धांत है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, कॉपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म। कहने का अर्थ यह होता है कि आपस में सहयोग करके काम करना है। कर्मचारियों का कर्मचारियों के प्रति सहयोग, कर्मचारियों का मालिकों के प्रति सहयोग, इसको सहयोग कहते हैं, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। और चौथा नंबर है सीमित उत्पादन के जगह पर अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन इन द प्लेस ऑफ लिमिटेड प्रोडक्शन। उत्पादन जितना ज़्यादा होगा लाभ भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर लाभ ज़्यादा होगा तो मालिकों को भी फ़ायदा होगा और उसका पूरा फ़ायदा कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसलिए यह सिद्धांत कहता है कि सीमित उत्पादन के जगह पर अधिकतम उत्पादन होना चाहिए। और वैज्ञानिक प्रबंध का पांचवा और सबसे अंतिम सिद्धांत है प्रत्येक व्यक्ति का चरम कुशलता एवं संपन्नता तक विकास, द डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल टू पीक एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसका अर्थ यह होता है कि कर्मचारियों का पूर्ण विकास होना चाहिए, यानी उसको पूरी तरह जितना हो सके ज़रूरत हो प्रशिक्षण दीजिए और उसका डेवलपमेंट कीजिए, तभी वो पूरी तरह से विकसित हो सकेगा और कार्यकुशल हो सकेगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की निम्नलिखित तकनीकें हैं। पहला है समय अध्ययन, टाइम स्टडी। दूसरा है गति अध्ययन, मोशन स्टडी। तीसरा है थकान अध्ययन, फैटिग स्टडी। और चौथा है कार्य पद्धति अध्ययन, मेथड स्टडी। और अंतिम है कार्य सरलीकरण एवं प्रमापीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन। अब आइए इन बिंदुओं का स्पष्टीकरण करते हैं। पहला नंबर पॉइंट है हमारा समय अध्ययन, जिसको टाइम स्टडी बोलते हैं। समय अध्ययन के अंतर्गत हमें इस बात का अध्ययन करना होता है कि इसी प्रकार के अन्य कार्य को करने के लिए और भी कोई एम्प्लॉय कितना समय लेता है, यानी योग्य से योग्य और कुशल से कुशल कर्मचारी कितना समय ले रहा है। तो
इस कर्मचारी को भी इतना ही समय लेना चाहिए। इससे ज़्यादा समय लेता है वह अकुशल है। वैज्ञानिक प्रबंध की अगली तकनीक है गति अध्ययन। गति अध्ययन में हमें यह देखना पड़ता है कि कोई भी कर्मचारी काम करने के दौरान कितनी प्रकार की गतिविधियों को करता है। ज़्यादा गतिविधियाँ होगी तो काम कम होगा, जैसे उसका उठना बैठना, चाल चलन, तौर तरीका, और अनावश्यक गतिविधियों में समय व्यतीत ना करके जो काम से संबंधित गतिविधियाँ हैं सिर्फ उसी में टाइम व्यतीत करना, तो इसे गति अध्ययन कहते हैं। गति अध्ययन वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन होता है। थकान अध्ययन के अंतर्गत इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि कोई कर्मचारी अधिक से अधिक कितनी देर तक काम कर सकता है, यानी कि दो काम के अंतराल के बीच में उसे थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, तब काम बहुत ही अच्छी तरह से होता है। यानी थकान अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। थका हुआ कर्मचारी काम को बिगाड़ भी देगा और अपना भी नुकसान कर लेगा, जिसका पूरा का पूरा मुआवजा हमारी संस्थान को भरना पड़ेगा। इसलिए थकान अध्ययन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चौथा तकनीकी है कार्य पद्धति अध्ययन। कार्य को करने के अनेक प्रकार की विधियां होती हैं। ये देखना है कि कर्मचारी उसमें से सबसे अच्छी और उपयुक्त विधि का प्रयोग कर रहा है नहीं। इससे न कार्य क्षमता बढ़ती है बल्कि कार्य भी अच्छा होता है, लागत कम लगती है और प्रोडक्ट भी अच्छा तैयार होता है। इसलिए इस विधि को अपनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगली तकनीक है कार्य सरलीकरण और कार्य प्रमापीकरण, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इस तकनीक में ये देखा जाता है कि कोई भी काम जिसको और आसान तरीके से किया जा सकता है कि नहीं। यदि कार्य जटिल होगा तो कोई भी कर्मचारी उसको अच्छी तरह से कर नहीं पाएगा। इसलिए उस कार्य को छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके उसको सरल किया जाए और तब उन्हें करने के लिए दिया जाए, ताकि कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो जाए, उसमें किसी प्रकार का परेशानी या प्रॉब्लम ना होने पाए। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध के गुण या लाभ लिखिए। राइट द मेरिट और एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध के लाभों को निम्नलिखित 3 आधारों पर जाना जा सकता है। द एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी नाउन ऑन द फॉलोइंग 3 ग्राउंड्स, जिनमें से पहला आधार है निर्माता की दृष्टि से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरर। दूसरा है श्रमिकों की दृष्टि से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्कर्स। और तीसरा है उपभोक्ता, समाज और राष्ट्र की दृष्टि से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, सोसाइटी एंड नेशन। आइए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। उत्पादक या निर्माता की दृष्टि से वैज्ञानिक प्रबंध के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला नंबर, उत्पादन व्यय में कमी, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस जो है रिडक्शन होता है। इसके बारे में हम समझते हैं कि देखिए, जब वैज्ञानिक प्रबंध किसी भी संस्थान में लागू किया जाता है तो उससे उत्पादन व्यय में कमी होती है। इसका पूरा का पूरा फ़ायदा निर्माता या प्रोड्यूसर को होता है। और दूसरा होता है वस्तु की किस्म में सुधार, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। वैज्ञानिक प्रबंध जिन जिन संस्थानों में लागू किया जाता है उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, तो वस्तुएं भी सस्ती बनती है और क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। तीसरा नंबर है श्रम और पूंजी के झगड़ों का अंत। अक्सर हाँ ऐसा देखा जाता है कि मालिक और कर्मचारी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे व्यवसाय पे पड़ता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध हमें ये भी सिखाता है कि यदि झगड़ों का अंत किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मालिक सोचते हैं कि यदि हम स्टाफ को अच्छा पेमेंट देंगे तो वो प्रोडक्शन तो करेंगे ही, और स्टाफ सोचते हैं कि अगर हम प्रोडक्शन अच्छा करेंगे तो हमें पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार उनके बीच के झगड़ों का अंत होता है। और चौथा लाभ है अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन। वैज्ञानिक प्रबंध लागू होने से सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि स्टाफ कर्मचारी मन से काम करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। श्रमिकों की दृष्टि से भी वैज्ञानिक प्रबंध के बहुत से लाभ हैं, जिसमें से पहला लाभ है वेतन में वृद्धि, सैलरी इंक्रीजमेंट होता है, उनका वेतन बढ़ता है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध में ये सिखाया ही जाता है कि यदि संतुष्ट कर्मचारी होंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। दूसरा, उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है, उन्हें शिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, तो उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है, कार्यकुशलता बढ़ती है। तीसरा फ़ायदा समय की बचत। देखिए, उनसे बहुत ज़्यादा काम नहीं लिया जाता है, समय की बचत होती है। और सबसे अंतिम फ़ायदा है उच्च जीवन स्तर। उनका जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पेमेंट अच्छी मिलती है, तो पेमेंट अच्छी मिलती है तो उनका जीवन स्तर निश्चित रूप से अच्छा होगा और वे संतुष्ट होंगे और मन लगा करके काम करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का अगला लाभ है समाज, उपभोक्ता और राष्ट्र की दृष्टि से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, सोसाइटी एंड नेशन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पहला लाभ है सामाजिक आय में वृद्धि, इंक्रीज इन सोशल इनकम। देखिए, यदि वैज्ञानिक प्रबंध लागू होगा
तो इससे रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो समाज के लोग ही काम करने के लिए जाते तो उनकी आय बढ़ेगी, तो सामाजिक आय बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है राष्ट्र की आय में वृद्धि, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ नेशन। जब हमारे समाज की आय बढ़ेगी तो हमारे राष्ट्र की भी आय बढ़ेगी, हमारा देश ऊंचा होगा, उपभोक्ताओं को लाभ, अच्छी वस्तुएं तैयार होंगी तो कंज्यूमर को सस्ते दाम में अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेंगी, तो बेनिफिट टू कस्टमर, कंज्यूमर को भी ये बेनिफिट हमारा होगा। और चौथा पॉइंट है पूर्ण औद्योगिक शांति, कंप्लीट इंडस्ट्रियल पीस। इसका अर्थ यह होता है कि वैज्ञानिक प्रबंध लागू होने से मालिक और कर्मचारियों के बीच का जो झगड़ा होता है उसका अंत हो जाता है। इससे पूर्ण औद्योगिक शांति हो जाती है, मालिक और कर्मचारियों के बीच का टकराव बंद हो जाता है, जिसके चलते औद्योगिक शांति हो जाती है और इससे उत्पादन बढ़ता है। ना सिर्फ समाज को फ़ायदा होता है बल्कि राष्ट्र को भी फ़ायदा होता है और हमारे कंज्यूमर्स को भी इसका फ़ायदा मिलता है।